नमस्कार, मेरा नाम रमावती कुमारी है और मैं आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ। आज का मेरा विषय है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुआ है। लाइबर का अर्थ है पुस्तक। उस लाइबर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पेड़ की छाल। पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सन 1374 ईस्वी में किया गया है। पुस्तकालय दो शब्दों के योग्य से बना है। पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। पुस्तक का अर्थ होता है लेखक के भाव का संग्रह तथा आलय का अर्थ होता है घर। पुस्तकालय का अर्थ हुआ लेखक के भावों का संग्रहित घर। पुस्तकालय की परिभाषा सर्वप्रथम रंगनाथन ने दी। उनके अनुसार पुस्तकालय एक ऐसी सार्वजनिक संस्थान है जहाँ पर पुस्तकों का संग्रह केवल इसलिए किया जाता है कि उसका द्वार सर्वसाधारण जनता के लिए खुला रहे, जो कि पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं। रंगनाथन ने पुस्तकालय को सार्वजनिक संस्थान कहा है, जहाँ पे सभी व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उम्र की कोई सीमा नहीं है। आपकी जब इच्छा करे आप जाएं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अनुसार पुस्तकालय विशेष रूप से बौद्धिक समूह को ज्ञान प्रदान करने हेतु पाठ्य सामग्री का व्यवस्थित संग्रह है। ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अनुसार पुस्तकालय विशेष रूप से बौद्धिक समूह को ज्ञान प्रदान करने हेतु पाठ्य सामग्री व्यवस्थित करता है। अर्थात जब हम लोग पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो हमें भी पढ़ना होता है और हम ये सब ज्ञान जो है अपने लाइब्रेरी में व्यवस्थित पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करके आप लोगों के पास ज्ञान बांटते हैं। पियर्सन बटलर ने के अनुसार समाज के संक्षिप्त अनुभवों को समाज के जिज्ञासु पाठकों तक पहुंचाने हेतु पुस्तकालय है। आप लोग क्या हुए हमारे लिए? जिज्ञासु पाठक। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आप में जिज्ञासा है तभी तो आप यहाँ आ रहे हैं। और हमारा कार्य, हमारे लाइब्रेरी का कार्य है आप तक आपके पाठ्य सामग्री को पहुँचाना। यूनेस्को के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा संचालित पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाती है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2005 में पुस्तकालय के लिए परिभाषा दी है। इस आयोग के जो मेंबर थे सैम पिजोदा के अनुसार पुस्तक के ढेर को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह स्थान जहाँ पर पुस्तकें वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित की जाती है उस स्थान को पुस्तकालय कहा जाता है। सैम पिजोदा के अनुसार जो हम पुस्तक जैसे तैसे बांध करके रख देते हैं, बुक स्टॉल में जाते हैं तो पुस्तक वहाँ भी तो पुस्तकें रहती हैं, लेकिन हम उसे पुस्तकालय नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा रहता है। उसको हमारे पुस्तकालय में पुस्तक जो है विषयवार कोटिवार करके रखा हुआ रहता है, उसे ही पुस्तकालय कहा जाता है। ये सब तो पुस्तकालय के लिए दी गई परिभाषाएं हो गई। अब हम इसके इतिहास को देखेंगे। जर्मनी में 16वीं सदी में पुस्तकालय का विकास हुआ। इस सदी में जर्मनी में पुस्तकों को जंजीर से बांधकर रखा जाता था।
पुस्तक को है जो है वो, क्योंकि सभी कोई उसे पलट कर नहीं देख सकते थे, जो ज्ञानी जो विशेषज्ञ थे उन्हें ही अनुमति रहती थी कि वो पलट के देखें। आम साधारण जनता के लिए ये नहीं होता था। जो बड़े बड़े ज्ञानी विशेषज्ञ थे वही इसको पलटते थे, खोलते थे, क्योंकि इस पुस्तक के फटने का डर होता था, इसीलिए जंजीर से इसे बांध के रखा जाता था। फ्रांस की जनता पुस्तकों का दान कर सहयोग करती थी, जिससे पुस्तकालय का निर्माण हुआ। फ्रांस में क्या हुआ, वहाँ की जनता जो थी वो पुस्तकों का दान करती थी, जिससे वहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण हुआ। अब हम आते हैं पुस्तकालय की अवधारणा पे। प्राचीन समय में जिस व्यक्ति को अधिक ज्ञान होता था तथा जिसकी याद करने की क्षमता अधिक होती थी तथा जिसको बहुत अधिक जानकारी होती थी, वही पुस्तकालय होता था। पहले पुस्तकालय नहीं हुआ करते थे। पहले जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा, जो साधु संत होते थे, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, शास्त्र का नॉलेज होता था, किसी भी विषय की ज़्यादा जानकारी होती थी, तो वो उन्हीं को हम लोग लाइब्रेरी मान लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे मंदिरों और मठों में जो दुर्लभ सामग्री या हस्तलिखित ग्रंथ थे उसे मंदिर या मठों में सुरक्षित रखा जाता था। जो, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो ऐसा तो नहीं है कि अनंत है, वो तो सीमित है। तो ऐसा लगने लगा कि मनुष्य, जो विशेषज्ञ थे, उनकी मृत्यु के पश्चात जो जानकारियां थी उनके साथ चली जाती थी। तो ऐसा लगने लगा कि इनकी जानकारियों को संग्रह करके रखा जाने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उस टाइम पे हाथ से लिख करके जो उनके जो ज्ञान थे उनको पुस्तक में, मतलब हाथ से लिखा जाता था, और उसके बाद मंदिरों और मठों में जो है सहेज करके रख दिया जाता था, जिसकी देखभाल वहाँ के पुजारी या पंडित करते थे। उसके बाद चीन में कागज बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ तथा इसके बाद मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। मुद्रण कला के आविष्कार से हमारा जो स्वरूप था लिखित की जगह मुद्रित होने लगा तथा सन 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस से, सन 1556 में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिससे हमारे सूचना के प्रसार का विस्फोट हुआ। उसके बाद जो है इस प्रकार पुस्तकालय का जो स्वरूप था, हस्तलिखित की जगह पर आपका जो है मुद्रित होने लगा। उसके बाद जो है मुद्रित होने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ। इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद इसका जो स्वरूप है डिजिटल हो गया, और अभी जो वर्तमान में है वो वर्चुअल है। हमारा जो स्वरूप अभी वर्तमान में चल रहा है उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे आप लोगों को जानकारी देंगे, वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में। अभी सबसे पहले हम पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों होती है और इसके कार्य क्या है ये हम आपको बताएंगे। पुस्तकालय जो है ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान के चलिए हम जिस स्कूल या कॉलेज से पढ़े हैं, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वहीं पे वो भी पढ़े, तो जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा, जिस लाइब्रेरी का यूज़ मैंने किया, उसमें मेरे भाई बहन भी पढ़े। इस तरह से उनके और भी आगे पीढ़ी के लिए वो लाइब्रेरी रहती है, लोग जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं। तो इसे ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना कहा जा सकता है। शिक्षा शोध को बढ़ावा देता है। शिक्षा शोध को बढ़ावा देना, लाइब्रेरी जो है शिक्षा शोध, जैसे बहुत सारे चीज़ों को हमें ढूंढना रहता है, जानकारी प्राप्त हासिल करनी रहती है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पुस्तकें रहती हैं जिससे हम जा कर के अपने जो जिज्ञासा है, जो शोध कर रहे हैं, उसके विषय में हमें मटेरियल जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। कम धन व्यय साधनों के द्वारा पाठ्य सामग्री प्राप्त करना। कम धन व्यय सामग्री से तात्पर्य क्या हुआ
कि हमारे पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं कि हम एक सब्जेक्ट के 8-10 पुस्तकें खरीद लें। तो लाइब्रेरी जो है हमारे धन की बचत करती है। पुस्तकालय में बहुत सारे राइटर्स की पुस्तकें होती हैं जिसे हम जाते हैं, इजीली हमें मिल जाता है और हम वहाँ पे फिर रख देते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा पैसा भी बच गया और समय भी बच गया। उसके बाद जो है स्वयं शिक्षा को प्रोत्साहित कर देती है। स्वयं शिक्षा को प्रोत्साहन देना कैसे हुआ, ये हुआ कि लाइब्रेरी क्या है, स्वयं शिक्षा को बढ़ावा देती है। हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ हमें कोई टीचर नहीं होता पढ़ाने के लिए, हम वहाँ खुद पढ़ते हैं अपना। हम खुद ही टीचर होते हैं और खुद ही स्टूडेंट होते हैं, जो खुद ही हमको क्वेश्चन करना है और खुद ही आंसर भी खुद ही ढूंढना होता है। ये हुआ स्वयं शिक्षा को प्रोत्साहित करना। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा से शिक्षा आप लोगों को पता है किसे कहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा क्या है, जो हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं पढ़ते हैं, उसे औपचारिक। और अनौपचारिक क्या है, जिससे कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, इग्नू होती है, इग्नू में हम लोग करते हैं। उसी तरह से ये जो है लाइब्रेरी जो है, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होती है। आपको जब इच्छा कर है तब आप जाके पढ़ सकते हैं। आप जब सेंट्रल लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी में जाते होंगे तो ज़रूरी नहीं है आपके एज के ही लोग आपको मिलते होंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे जो कि आपसे उम्र में बहुत बड़े होते होंगे। कभी कभी हम लोग भी जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग भी पब्लिक लाइब्रेरी में जा कर के ज्ञान अर्जन करते हैं। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। लाइब्रेरी क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि उम्र सीमा नहीं होती, ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। लाइब्रेरी का ये काम होता है। प्रतिस्पर्धा तथा सद्भावना को बढ़ावा देता है। प्रतिस्पर्धा और तथा सद्भावना क्या है, ऊंच नीच नहीं है, जाति धर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले क्या होता था कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा नहीं होती थी पहले। अब जो है, अब हम लोग सभी को शिक्षा प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय भी उसी का एक स्वरूप है कि वहाँ बिना किसी भेदभाव के लोग आए और पढ़े और चले जाए। तार्किक बुद्धि का विकास कर स्वयं चिंतन को बढ़ावा देता है। तार्किक बुद्धि मीन्स रीजनिंग पावर को आपका बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और स्वयं चिंतन करना होता है। आजकल कंपटीशन में क्या होता है, आप लोगों को रीजनिंग ज़्यादा देता है, उसमें क्या होता है, आपकी तार्किक शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट वन इज श्रेष्ठ तथा विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं होती है, वहाँ पर जो है आपको जो श्रेष्ठ पुस्तकें, अच्छे राइटर की पुस्तकें होती है, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आए और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ताकि वो उनका इंटरेस्ट जगे तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। इसलिए बहुत सारे ऐसे चुनिंदा ही पुस्तकों को हम लोग लाइब्रेरी में रखते हैं। अब आते हैं सूचना की अवधारणा। ठीक है, अभी इतना दूर तक तो हम लोग पुस्तकालय की अवधारणा देख रहे थे, अब सूचना की अवधारणा से हम आपको अवगत कराएंगे। सूचना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की नींव में सूचना की अवधारणा का भी एक अहम रोल है। प्राचीन समय में ज्ञानी व्यक्ति पुस्तकालय का कार्य करते थे, अर्थात जिसे ग्रंथ कंठस्थ याद रहते थे, वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गा गा कर सूचना का प्रसार करता था। लिखने के लिए सबसे पहले भोजपत्र तथा ताड़पत्रों का प्रयोग किया गया और लिखने की लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि भी प्रमुख थी। भोजपत्र पर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ था संयुक्तागम। कौन सा ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, संयुक्तागम। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे किस में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। मध्य युग में लिखने के लिए कठोर चम्र पत्रों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद सूती तथा रेशमी वस्त्रों को लिखने के लिए प्रयोग में लाया गया।
ईसा के 105 वर्ष पूर्व चीन में कागज बनाने की विधि का आविष्कार किया गया, जिसे यूरोप में आने में लगभग 1000 से अधिक वर्षों का समय लग गया। 1440 में गुटेनबर्ग ने आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया। 1440 में गुटेनबर्ग ने आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया और 1556 ईस्वी में पुर्तगाल में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। इसके बाद सूचना का स्वरूप लिखित के स्थान पर मुद्रित हो गया। पहले क्या था ना कि हाथ से लिखा जाता था, और उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस हुई तो वो मुद्रित होने लगा, टाइप होने लगा, जिससे कि हमारा जो स्पीड बढ़ गया, मुद्रित हो गया। ठीक है। वर्तमान समय में पुस्तकालय इलेबोरेट होकर के अर्थात हस्तलिखित से शुरू होकर मुद्रित, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, फिर डिजिटल तथा अब वर्चुअल हो गया है। सूचना साइकिल इस प्रकार है। पहले क्या था? मनन था, फिर हस्तलिखित हुआ, फिर मुद्रित हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, डिजिटल हुआ, फिर वर्चुअल हो गया। ये हमारा एक सर्कल बन गया, साइकिल बन गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आता है? मनन तो जान ही रहे हैं, जो सबको याद रहे, मेमोरी पावर जिसका अधिक रहता था उस टाइम पे वही लाइब्रेरी था। उसके बाद हस्तलिखित तो उन लोगों का हाथ से लिख करके जमा होने लगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या? बिजली से जनित सूचना, वीडियो, ऑडियो जैसे होता है वो इसमें इंक्लूड हो गया लाइब्रेरी में। फिर डिजिटलाइजेशन हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया। हमारा क्या है, जो सॉफ्टवेयर जो आया, ई ग्रंथालय, ये सब जो है आपका, ये डिजिटल का स्टेज था। जैसे फ़ोटो खींचने, स्कैनिंग जो वाला जो डिवाइस था, इसके द्वारा सूचना प्राप्त करना, ईमेल, फैक्स इत्यादि, ये सब जो है आपका डिजिटलाइजेशन का पार्ट है। अब जो वर्तमान में चल रहा है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? ना कोई दीवार है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई पुस्तक है, ना कोई कर्मचारी है। इसके अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा नेटवर्किंग के माध्यम से सूचना प्राप्त किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं जब कोई चीज़ को, तो वहाँ कोई कर्मचारी थोड़ी बैठा रहता है। हम जो टाइप करते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ जो कर्मचारी है वो आपको भेजता है। वो जैसे सर्च गूगल में करते हैं तो वहाँ से कोई कर्मचारी नहीं होता है, बस वो नेटवर्किंग के द्वारा सूचना प्राप्त होता है। इससे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी है जहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है। इंडिया में अब वर्चुअल लाइब्रेरी बहुत अधिक जगह पर आ गई है, जिससे अपने स्टूडेंट को, वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होता है ना, स्टूडेंट को आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, जो अपना किसी भी टाइम पे, क्योंकि अभी तो बिजी शेड्यूल सभी का रहता है, पढ़ाई के साथ या जॉब के साथ साथ भी लोग पढ़ते हैं, तो उनको जब फ्री टाइम मिलता है तो अपना लाइब्रेरी खोल का जो आईडी और पासवर्ड डालते हैं, और उसके बाद जो है किसी भी समय वो कहीं भी प्रयोग। तो इस प्रकार से इसे हम वर्चुअल लाइब्रेरी इस प्रकार का होता है। वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होता है कि हम आईडी और पासवर्ड दे देते हैं स्टूडेंट को, वो कहीं भी किसी भी समय पर अपना घर पे भी बैठ करके अपना खोल कर देख लेते हैं। अब हम आते हैं समाज की अवधारणा, सोसाइटी। सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के सोसाइटा से बना है। हमारे समाज का स्वरूप सर्वप्रथम जो है वो जंगली या शिकारी समाज था, है ना। पहले लोग क्या थे, जानवरों की तरह रहते थे। उसके बाद जो आया आदिवासी समाज आया। आदिवासी समाज के बाद बागवानी समाज आया। बागवानी समाज के बाद कृषि समाज आया। जब कृषि समाज आया, यह समाज आया तो 7000 वर्ष पूर्व, लगभग 7000 वर्ष पूर्व यहीं से समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। जो कृषि समाज था, इसी को ही हम लोग समाज की उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद औद्योगिक समाज आया। कृषि के बाद लोग उद्योग प्लांट लगाने लगे। उसके बाद पोस्ट औद्योगिक समाज आया।
फिर सूचना समाज आया, फिर प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी समाज का निर्माण हुआ। सूचना समाज, सूचना समाज। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के कारण न केवल सूचना के उत्पत्ति में वृद्धि हुई, बल्कि सूचना के उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ गई है। सूचना समाज शब्द का विकास फ्रिट्ज मैचलेप ने किया था। इस शब्द की उत्पत्ति जापान में 1960 के दशक में हुई थी। 1966 में विलियम जे मार्टिन ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम जे मार्टिन ने किया। 1959 में पीटर एफ ड्रूकर ने नॉलेज सोसाइटी या नॉलेज वर्कर शब्द का निर्माण किया। 1970 में 1970 में इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी शब्द का विकास किया। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान है। पुस्तकालय क्या है? सामाजिक संस्थान है। पुस्तकालय सामाजिक संस्थान से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का भला करना, समाज के सभी लोगों का भला करना होता है। इस प्रकार पुस्तकालय भी एक सामाजिक संस्थान है। सामाजिक संस्थान। डॉक्टर लॉवेल मार्टिन ने इसकी परिभाषा दी है, समाज की परिभाषा दी है, सूचना समाज की। सामाजिक संस्थान मानवीय संबंधों का एकीकृत रूप है, जिसका निर्माण मनुष्य मात्र आवश्यकताओं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया करता है। लेवल मार्टिन के अनुसार मनुष्य को समाज की आवश्यकता अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पियर्स बटलर के अनुसार पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान है जो समाज के संचित अनुभवों को ग्रंथों, चित्रों अथवा ध्वनि अभिलेखों के माध्यम से जिज्ञासु पाठकों तक पहुंचाता है। रंगनाथन ने इसे सामाजिक अभिकरण की संज्ञा दी है और बुद्धिमान व्यक्तियों ने इसे बुद्धि का संग्रह या मानव का मस्तिष्क कहा है। जो बुद्धिजीवी जो है समाज को मस्तिष्क मानते, मानव का मस्तिष्क मानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे समाज में ही रहना है, उसे समाज में ही जीना है। उसका जो जीवन चक्र है समाज पे ही निर्भर करता है। इस प्रकार हम जो है आपका ये क्लियर हो गया, हमारा समाज की अवधारणा जो है, सूचना की अवधारणा है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शैक्षणिक पुस्तकालय, दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय, तीसरा है विशिष्ट पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत 3 पुस्तकालय आते हैं। जो शैक्षणिक है उसको भी हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो है विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसको हम शैक्षणिक पुस्तकालय को 3 भागों में बांट दिया। पुस्तकालय के उद्देश्य, अब जो है विद्यालय पुस्तकालय के कुछ उद्देश्य हैं। विद्यालय में विद्यार्थी पहली बार पुस्तकालय से परिचित होता है और यदि इस उम्र में पुस्तकालय का महत्व तथा सेवाओं की जानकारी दे दी जाए तो वह देश के विषय का भागीदार बन सकता है। क्या होता है? बन सकता है।
ये तो समाज का उद्देश्य हो गया है ना, कि हमें सभी को शिक्षित करना है, सभी को जागरूक करना है, सभी को जागरूक करना है। ये हो गया हमारा समाज का जो पुस्तकालय का क्या उद्देश्य था उसे हमने आपको बताया कि सभी वर्गों, जो प्राइमरी लेवल में अगर बच्चों को शुरू से ही किताबों के प्रति दिलचस्पी जागरूक किया जाए तो उनमें जो है पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हो तो उनमें संस्कार एवं गुणों का भी विकास होता है। अब दूसरा जो है वित्त की आवश्यकता। अब वित्त हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जो पुस्तकालय के लिए वित्त जो है सरकारी अनुदान से प्राप्त होगा। दूसरा होगा जो हम पुस्तकालय का जो मेंबरशिप सदस्यता शुल्क लेते हैं उससे भी पुस्तकालय को प्राप्त होगा। अच्छा, तीसरा जो है दंड तथा अतिदेय शुल्क के द्वारा, दंड के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चे बुकलेट से सबमिट करते हैं तो 1 रुपया, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लेते हैं, ये होता है। और उसके बाद भवन में हम आते हैं। पुस्तकालय के लिए भवन भारतीय मानक संस्थान के अनुसार ऐसे विद्यालय जहाँ पर 5 से 30,000 पुस्तकें हों तथा 20 से 50 पत्रिकाएं हो, वहाँ 40 से 120 पाठकों के बैठने का स्थान होना चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका 1887 के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय केंद्र में हो, भविष्य में पढ़ने की जगह हो तथा शुद्ध हवा तथा प्रकाश एवं एक ही प्रवेश द्वार, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। क्या है? विद्यालय में जो है शुद्ध वातावरण होना चाहिए, चारों तरफ से प्रकाश आना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी जो है बहुत रोशनी वाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि मान के चलिए कि अगर लाइटिंग की व्यवस्था ना हो, लाइटिंग भी होना चाहिए लेकिन उसके बाद भी प्रकाश आना चाहिए। और जो है प्रवेश द्वार जो होता है वो एक होता है, 2-3 दरवाजे, जैसे क्लासरूम में 2 दरवाजे होते हैं ना, उस तरह से लाइब्रेरी में 2 दरवाजे नहीं होने चाहिए, वहाँ पे एक ही दरवाजा होता है। और स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा होना चाहिए। 50 पाठकों के लिए स्थान, 600 वर्ग फुट अध्ययन कक्ष होना चाहिए। अगर मान के चलिए हम एक बार में 50 स्टूडेंट बैठते हैं तो उसका जो एरिया है वो 600 वर्ग फुट का होना चाहिए। 400 वर्ग फुट संग्रह कक्ष, 100 वर्ग फुट अलमारियों के लिए, जो अलमारी हम लोग देखते हैं ना साइड में रखते हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, 100 वर्ग फुट में अलमारियों के लिए हम लोग रखते हैं। उसके बाद जो है 100 वर्ग फुट खाली जगह, आने जाने का स्पेस होना चाहिए, स्पेसियस भी होना चाहिए। लाइब्रेरी क्या है ना, स्पेसियस होना चाहिए। तो कुल टोटल कितना हो गया? 1200 वर्ग फुट टोटल। 50 स्टूडेंट के लिए कितना चाहिए? आपका 1200 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए, तभी हमारा जो एक लाइब्रेरी कंप्लीट होता है। उसके बाद पाठ्य सामग्री, ठीक है, 200 से 1000 जो पाठक हुए, स्टूडेंट्स हुए, तो उनके लिए 6000 से लेकर के 10,000 किताबें होनी चाहिए। अगर मेरे स्कूल में अगर स्कूल में 200 से 1000 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 6000 मानक तय किया गया है, 6000 से 10,000 तक पुस्तकें होनी चाहिए। यदि 100 पाठक हैं, जैसे बीएड कॉलेज में 100 स्टूडेंट होते हैं ना, तो प्रति पाठक 10 पुस्तकें होनी चाहिए। ये स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल भी होते हैं ना, तो 100 पाठक होने अगर है स्कूल में, छोटा सा स्कूल है या +2 स्कूल है, तो वहाँ पे पर हेड, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ ना उसमें पर हेड जैसे एक स्टूडेंट पे 10 पुस्तकें होनी चाहिए। और साथ ही साथ पत्र पत्रिका और समाचार पत्र भी होना चाहिए। इस तरह से अब हम आते हैं पुस्तकालय कर्मचारी। अब जो स्कूल में जो है पुस्तकालय कर्मचारी कितने चाहिए, कैसे चाहिए? किताबों को व्यवस्थित रखने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है ना,
ऐसी लाइब्रेरी में रख देने से नहीं होता है, वहाँ पर उसकी देखभाल करने वाला भी चाहिए होता है। कौन पुस्तक ले गया, कौन लाया लौटाया नहीं, उसकी देखभाल के लिए हमें लाइब्रेरियन की आवश्यकता भी पड़ती है। जूनियर हाई स्कूल में जो है कि विद्यालय पुस्तकालय की संगोष्ठी 1986 में कहा गया है। 1986 में जो संगोष्ठी हुई थी उसमें कहा गया कि जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरियन होना चाहिए और एक अटेंडर होना चाहिए। उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं उसमें एक लाइब्रेरियन, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एक अटेंडर होना चाहिए। उसके बाद जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें एक जो है एसोसिएट लाइब्रेरियन, सीनियर लाइब्रेरियन जिसको कहेंगे, एक सीनियर लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन और एक अटेंडर की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब विद्यालय पुस्तकालय का जो समिति गठित होता है उसमें समिति के कुछ सदस्य भी होते हैं। इसमें जो है पुस्तकालय अध्यक्ष तो होगा ही होगा, उसको तो रहना ही होगा। उसके बाद प्रधानाचार्य होते हैं, ये 2 लोग होते हैं, और सहयोग के लिए किसी किसी को ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो आपका पुस्तकालय होता है, जो लाइब्रेरियन हुआ वो अध्यक्ष हो जाता है। और जो अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानाचार्य बनेगा। और सचिव जो है पुस्तकालय का, जो लाइब्रेरियन है वो सचिव बन जाता है। पुस्तक चोरी, पुस्तकालय है तो कभी कभी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे, जो शरारती बच्चे रहते हैं, वो पुस्तक चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने भारत सरकार ने अपने GFR में 1959 में 1000 पुस्तकों पर जैसे 1000 विद्यालय में पुस्तकें हैं तो 3 पुस्तकों की चोरी को सामान्य माना है। अभी ये 3 से 5 तक हम लोग रख सकते हैं, 1000 पुस्तकें होती हैं तब। रंगनाथन के द्वारा कहा गया है कि अगर 1000 पुस्तकें हैं तो उसमें 2 पुस्तकें, पहले रंगनाथन के द्वारा 2 पुस्तकों का मान्यता मिला था, लेकिन जो भारत सरकार के अपने अधिवेशन संख्या GFR 1963 में उन्होंने इसे 3। ये तो है आपका विद्यालय पुस्तकालय। अब हम आते हैं सार्वजनिक लाइब्रेरी। सार्वजनिक लाइब्रेरी जिसे पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, ये आम जनता के लिए होता है। यहाँ पे आप मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो हर क्षेत्र में अपना बनाते हैं।